का महत्व क्या है हमारे लिए और इसकी ज़रूरत क्यों है? इससे पहले मैं देवेन भाई का एक छोटा-सा परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। देवेन भाई दक्षिण-पूर्व राजस्थान के झिरी गाँव में रहने वाले हैं और गाँव के लोगों के साथ पिछले 3 दशक से उससे भी ज़्यादा से कार्यरत हैं। इस समय इन्होंने शिक्षा, रोजगार और समुदाय के बीच वैज्ञानिक चेतना के विकास पर काम किए हैं और छोटे किसानों और मजदूरों के बीच आजीविका को मजबूत करने की कवायद की है। देवेन भाई सामूहिक संघर्ष से जुड़े हुए हैं और गांव में ही बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय मंथन अध्ययन केंद्र भी चलाते हैं। और आप सबों को ये भी बताना चाहूँगी कि श्रुति फेलो साथियों द्वारा शुरू किया गया स्कूल फॉर सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन कार्यशाला में देवेंद्र भाई प्रमुख रूप से भूमिका निभाते आए हैं। तो देवेंद्र भाई आपसे आग्रह है कि आप अपना वक्तव्य रखें। शुक्रिया एलिन। शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे एक प्रिय कवि हैं ब्रजमोहन, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लुहान पांव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें। जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांटकर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर। जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, वो चाहते हैं बांटना दिलों के सारे बलबले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं खत्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते हैं गिर सकें न लूट के ये सब किले, सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी ये हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो सके ये लूट हो। सिरों पे जो बची है छांव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। तो ये जो बात है संविधान की, सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है कि हम संविधान पर, देश की आजादी और संविधान को लागू हुए इतने साल हो गए, आज क्यों उसकी जरूरत हमको महसूस हो रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हमको लगने लगा है कि भाई इसके ऊपर बात करना जरूरी है? ये एक ऐसी चीज है जो आम लोगों के पास जानी चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए। आज ऐसे ही एक खबर पढ़ते हुए 2011 का एक राजीव दीक्षित का वक्तव्य था। राजीव दीक्षित का नाम आप सबने सुना होगा। वो जनाब कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ हमारा संविधान है, और ये अखबार में हेडिंग है, सारी समस्याओं का जड़ हमारा संविधान है, इसको ठीक करो या इसको हटाओ तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। दूसरी तरफ जब 30 साल पहले मैं हमारे दोस्त लोगों से मिलता था, ये काम शुरू हुआ था, तो बहुत लोग कहते थे कि संविधान तो जो है वो पूंजीपतियों के दलालों ने लिखा है। संविधान जो है वो पूंजीपतियों के दलालों ने लिखा है। अब समझ में आया कि जयपाल मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और लगभग 300 लोग जो संविधान सभा में मौजूद थे, वो पूंजीपतियों के दलाल नहीं थे। उनकी कुछ सीमाएं जरूर होंगी, वो हम आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, और खास करके आम लोगों को जो संविधान की जो भाषा है उसको नहीं समझ पाते, कि ये क्यों जरूरी है।
तो सबसे पहली चीज, संविधान क्या है? संविधान कोई किताब है? संविधान कोई कानून है? संविधान कोई लिखी हुई ऐसी चीज है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी? नहीं। संविधान असल में जनता और शासक वर्ग के बीच में क्या रिश्ता होगा, सरकार और लोगों के संबंध कैसे होंगे, संविधान इसका दस्तावेज है। संविधान ये बताता है कि सरकार की सीमाएं क्या है, संविधान ये बताता है कि लोगों के कर्तव्य क्या है। अभी मोदी जी ने कहा हमारे देश में अधिकारों की बहुत बात होती है, कर्तव्यों की नहीं होती है। लेकिन जो संविधान में कर्तव्य लिखे हैं, उनमें से नागरिकों के एक कर्तव्य में यह भी लिखा हुआ है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। लेकिन ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका विकास और इसका काम करते करते गौरी लंकेश को मार दिया गया। और किसने मारा, ये हम सब जानते हैं। तो हमको ये समझना होगा, अगर लोग कहते हैं कि ये संविधान सारी समस्याओं की जड़ है, तो अगर ये संविधान न होता तो क्या होता? मान लीजिए संविधान न होता, दुनिया में कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जिनका उस तरह से लिखित संविधान नहीं है। उनमें से कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे। तो हमको दो चीज पहले समझनी पड़ेगी संविधान के बारे में बात करने से पहले, कि हम अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, हम भारत के बारे में क्या सोचते हैं, हम भारत को कैसे देखते हैं। क्या हम भारत को देखते हैं कि वो एक होमोजीनियस या ऐसी चीज है जो ऊपर से नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक जैसा है, जहां सिर्फ एक ही तरह के आस्था वाले लोग रहते हैं? हम सब जानते हैं ऐसा नहीं है। भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, और सांस्कृतिक इकाई के तौर पर हम हजारों साल पुराने हैं। लेकिन राजनीतिक इकाई के तौर पर जो नक्शा आज हिंदुस्तान का, भारत का हम देखते हैं, वो 15 अगस्त 1947 में ही बना है। ये बात हमें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत उस तरह की राजनीतिक इकाई नहीं था जैसी आज है। न वो अशोक के समय था, तब सीमाएं उत्तर में ज्यादा थी, दक्षिण में कम थी, उत्तर पूर्व में बिल्कुल नहीं थी। न वो अकबर के समय था और न अंग्रेजों के समय था। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और आजाद होने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये सोचा गया कि ये देश कैसे चलेगा, इस देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, और उसे कौन बनाएगा। तो इस प्रक्रिया के बारे में शायद अभी आने वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, अरविंद भाई और कुछ और साथी, बात करेंगे। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि उन्होंने जो मूल्य तय किए कि हमारा देश कैसे चलेगा, तो उन्होंने वो मूल्य तय किए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले संविधान का जो उद्देशिका प्रियम्बल पढ़ा साथियों ने, कि वो न्याय के ऊपर चलेगा, वो स्वतंत्रता के ऊपर चलेगा, वो समानता के ऊपर चलेगा। और कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अक्सर लोग तर्क देते हैं, आप सब भी सुनते होंगे, आरक्षण के विरोध में। तब वो कहते हैं कि ये समानता का खिलाफत है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरक्षण जो है वो समानता, न्याय के लिए है, उसका मेरिट या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो जब देश आजाद होने लगा,
तो उस समय जो लोग उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि हम देश को कैसा बनाएंगे, हम इसे एक आधुनिक राष्ट्र बनाएंगे, आधुनिक भारत बनाएंगे, या इसको पुरातन भारत बनाए रखेंगे, पुराने वाला। क्योंकि लोग बहुत कहते हैं हमारा तो देश जो था वो पुराना तो बहुत ही बढ़िया था और सोने की चिड़िया था। और मतलब हम भी उनमें से बहुत सारी चीजें मानते थे कि जैसे गांव की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन हम ये जानते हैं कि गांव की पंचायत में जो न्याय होता है, उस न्याय की कुछ सीमाएं हैं। अगर एक ही जाति के दो लोग लड़ेंगे तो शायद पंचायत में सही न्याय हो जाएगा, लेकिन जब एक ठाकुर और एक हरिजन का झगड़ा होगा तो गांव की पंचायत में हरिजन को न्याय मिल जाएगा, या दलित को न्याय मिल जाएगा, या किसी महिला को न्याय मिल जाएगा। ये हमारे देश के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत मुश्किल था। एक फिल्म है, आप सबने देखी होगी, बंडिट क्वीन, फूलन देवी के जीवन पे बनी हुई फिल्म है, और उसमें गांव की पंचायत दिखाई है और भी कई फिल्मों में दिखाई गई होगी, और हम सब उससे परिचित हैं। तो इसलिए सोचा गया कि हम एक ऐसा दस्तावेज बनाएंगे जो पुरातन चीजों से आगे देखेगा, जो सही अर्थों में न्याय, समानता, स्वतंत्रता की बात करेगा। क्योंकि अगर ये ना होता, मान लीजिए हम एक और सवाल करते हैं कि ये ना होता तो क्या होता, संविधान ना होता साहब तो क्या होता? 15 अगस्त 1947 के पहले देश में अलग अलग राजा थे, उनका कोई संविधान नहीं था, तो कैसा राज होता था? पुराने लोगों को पूछ सकते हैं। वो राजा की मनमर्जी का राज होता था, गांव में पटेलों की मनमर्जी का राज होता था, वहां पे जनता के अधिकार की कोई बात नहीं करता था। तो ये सब बात ध्यान में रख के ये तय किया गया कि हम एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित करें, हम एक ऐसा दस्तावेज बनाएं जिसमें इस देश के आम लोगों की हिस्सेदारी। और अभी जब बात कर रहे थे, श्वेता जब पढ़ रही थी अंबेडकर के कथन को, उसमें उन्होंने बहुत जोर दिया है बंधुता पर। तो बंधुता क्यों जरूरी है हमारे देश में? क्योंकि हमारा देश में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही विविधताओं वाले हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के ऊपर, तो दुनिया की जो सबसे ऊपर 20 भाषाएं, उनमें 10 भाषाएं आपको भारत की मिलेंगी। अगर ये भाषा बोलने वाले अपने राज्य के लिए लड़ने लगते तो इनकी आबादी दुनिया के 200 देशों से ज्यादा होती। समझ रहे हैं? यानी अगर कल को केरल या तमिलनाडु या कर्नाटक या आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, इन सब की आबादी लगभग 4 करोड़ से ऊपर है, उड़ीसा, और 4 करोड़ करोड़ से आबादी के नीचे 200 देश हैं, तो ये उनको पता था कि हम ताकत से इस राजनीतिक इकाई को एक साथ नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमको ये गुंजाइश देनी होगी, लोगों को बहुत सारा चीजों का स्वतंत्रता देना होगा, और हमारा संविधान ये करता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं विविधता में एकता की, तो विविधता में एकता का असल में यही अर्थ होता है। जब हम बात करते हैं बंधुता की, तो बंधुता तब आती है जब हम विविधताओं को स्वीकारते हैं और विविधताओं का सम्मान करते हैं। वो बंधुता तब नहीं आती जब हम किसी के पहनावे, किसी के धर्म, किसी के नाम की वजह से सड़क पर उसकी हत्या कर देते हैं। वो बंधुता तब भी नहीं आती जब किसी धार्मिक स्थल में किसी लड़की के साथ यौन शोषण होता है और उसका बचाव किया जाता है। वो बंधुता तभी आएगी जब हम हमारे देश में रहने वाले जो 130 करोड़ लोग हैं, उनकी जो विविधताएं हैं, कोई अलग भाषा बोलता है, कोई अलग त्योहार मनाता है, किसी का अलग पहनावा है, अलग संगीत है, अलग संस्कृति है,
यहां तक कि जब हम कहते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक इकाई है, असल में वो विविधताओं से भरी हुई सांस्कृतिक इकाई है। और ये बात हमको समझना चाहिए, ये बात हमको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे आजाद होने से पहले 1918 1917 में यूरोप में तीन बड़े, हमको बोलना चाहिए, देश अपनी जगह बनाई उन्होंने। और अगले 70 75 साल में वो ऐसे देश थे, मैं अभी नाम बताता हूं आपको, वो ऐसे देश थे जहां की, जिनको बोलते हैं वो नस्ल, है ना, अलग अलग नस्लों के लोग रहते थे, एथनिक तौर पर वो अलग अलग थे, लेकिन वो एक साथ देश बने और अंततः अगले 70 सालों के अंदर उनके टुकड़े हो गए। 1991 में सबसे पहले सोवियत संघ के टुकड़े हुए और यूरोप में 15 नए देश बन गए। 1992 में युगोस्लाविया के टुकड़े हो गए, 6 नए देश बन गए, छठे को अभी मान्यता नहीं मिली है लेकिन 5 को मान्यता मिल गई। और 1993 में चेकोस्लोवाकिया फिर 2 टुकड़े हो गए। और ये टुकड़े हो गए क्योंकि उनको ये लगता था कि हम अलग अलग किस्म के लोग हैं और हम साथ में नहीं रह सकते हैं। हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने इस बात पर गौर किया और ये कहा कि हम अलग अलग हैं और हम साथ में रह सकते हैं, पर उसके लिए हमें कुछ करना होगा। और वो करना यही होगा कि हमको स्वीकारना होगा कि आपके धर्म, जाति, रंग, नस्ल, लिंग, इन सबसे अलग होने के बावजूद हम साथ में रह सकते हैं। तो हम साथ में रहने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सरकार क्या करेगी, उसके लिए लोग क्या करेंगे, उसके लिए व्यवस्था क्या करेगी, ये संविधान हमें ये सब बताता है। एक और चीज यहां पे हमको समझना चाहिए कि असल में ये दो विचारधाराओं का लड़ाई है। एक विचारधारा है जो ये कहती है कि जो पुराना था वो सब अच्छा था, हम तो बहुत महान हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, और इसलिए हम पुराने को बचा के रखेंगे। और वो हर चीज में कुछ ना कुछ नया उसमें तर्क एक गढ़ लेते हैं। दूसरी विचारधारा है जो ये कहती है कि हम जो भी थे, लेकिन अभी हमको आगे का सोचना है, हमको तर्क सम्मत, विज्ञान सम्मत बात करनी है, हम किसी एक की श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते, हम ये मानते हैं कि दुनिया में सब लोग बराबर हैं और सबको जीने का बराबर हक है। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। और दुर्भाग्य से अभी देश में कौन सी विचारधारा ज्यादा जोर वाली है वो आप जान सकते हैं। लोग कहते हैं कि संविधान ने कौन सा क्रांति कर दिया है। बात सही है, संविधान ने क्रांति नहीं कर दिया है, पर क्रांति की थोड़ी भी संभावना जो बची हुई है उसमें संविधान का योगदान है। क्रांति कब होगी नहीं होगी, जो लोग क्रांति को किन अर्थों में लेते हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये संविधान ने हमको बहुत सारा, आम लोगों को बहुत सारा ताकत दी है। उस ताकत की वजह से इतने साल बाद हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीजें मौजूद है। और उसमें इस संविधान बनने की प्रक्रिया और उसके बाद की चीजों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम औपनिवेशिक लूट के शिकार थे, है ना, अंग्रेजों ने बहुत लूटा। और जैसे अंग्रेज थे वैसे और भी कई यूरोपीय ताकतें थी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर देशों को गुलाम बना के रखा था। तो जब हम आजाद हुए, हमारे साथ साथ और फिर अगले 10 15 सालों में अफ्रीका में, एशिया में बहुत सारे देश आजाद हुए। उनमें से जिन देशों ने धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे अपने देश को आगे बढ़ाने का सोचा, उन देशों का हाल आप देख सकते हैं।
आप अफ्रीका में देख सकते हैं जहां पे कि नरसंहार हुए, लोग मारे गए। आप अपने पड़ोस में देख सकते हैं जहां की धर्म के आधार पे हमारे देश का बंटवारा हुआ, लेकिन वो 25 साल में भाषा के आधार पर फिर टूट गया। तो शायद ये बात हमारे संविधान निर्माताओं को समझ में आई होगी उस समय देखकर, क्योंकि वो 2 विश्व युद्ध देख चुके थे कि अंततः जब भी आप किसी चीज की श्रेष्ठता के ऊपर कोई राष्ट्र बनाएंगे, चाहे वो धर्म हो, नस्ल हो, लिंग हो, रंग हो, तो उसकी समस्याएं होंगी। इसीलिए उन्होंने हमेशा जोर दिया विविधता में एकता। तो ये नारा तो बहुत आसान है और ऐसा माना जाता है कि ये भी नेहरू की देन है। उन्होंने भारत एक खोज में इसका जिक्र किया है। उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से 2 मिनट का भी शायद और होगा मेरे पास। वो है कि भारत क्या है। तो भारत, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, वो असल में विविधताओं का समूह है। और जब विविधताओं का समूह है और हम चाहते हैं कि भारत एक रहे, तो हमको विविधताओं का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। अगर हम विविधताओं का सम्मान करेंगे, जो जैसे हैं उनको वैसे लेंगे, और हम ये मानेंगे कि हम सब मिलके एक बेहतर राष्ट्र बना सकते हैं, तो शायद ये संविधान को समझने का सबसे सही तरीका होगा। एक सवाल और है, कोई देश कितना आधुनिक है ये आप कैसे तय करेंगे? तो मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी बातें। किसी देश में औरतों का हाल कैसा है? अगर वो बहुत संपन्न देश है लेकिन औरतों का हाल बुरा है, तो मुझे नहीं लगता उस देश को आधुनिक कहलाने का हक है। किसी देश के अंदर जो समाज के निचले पायदान में लोग हैं, हमारे देश के संदर्भ में दलित हैं, सताए गए वर्गों के लोग हैं, आदिवासी हैं, हाशिए के लोग हैं, उनका हाल कैसा है? समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता कितनी है? हमारे संविधान में तो इसका जिक्र किया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विषमता कम करने के लिए सरकारें प्रयास करेगी। वो अब तक नहीं हुआ। वो संविधान की बहुत सारी कमियां हैं, आखिर में इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। तो किसी भी देश के आधुनिक होने का नजरिया ये होगा ना, तो हमको भी वैसे ही सोचना पड़ेगा। हम ये तो नहीं सोच सकते कि आज से 1000 साल पहले ये एक परिपाटी थी जो अभी आज भी चलेगी तो अच्छा है। क्योंकि कई बार नैतिक मान्यता और आधुनिक कानून, इन दोनों में फर्क होता है, ये भी हमको समझना चाहिए। नैतिक मान्यताओं के हिसाब से जब सती प्रथा थी तो लोग उसको नैतिक तौर पर गलत नहीं मानते थे, लेकिन कानूनन उसको गलत करार दिया गया। और अभी बहुत कम लोग हैं जो उसका समर्थन करेंगे, होंगे कुछ लोग जरूर ऐसे। या बाल विवाह है, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि जो नैतिक मान्यताएं समाज की, उनको बनाना पड़ता है। अगर आप अच्छी नैतिक मान्यताएं बनाना चाहेंगे तो अच्छी नैतिक मान्यता बनेगी। अगर आप घटिया नैतिक मान्यताएं बनाना चाहेंगे, और आजकल तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आईटी सेल है, तो घटिया नैतिक मान्यताएं बनेंगी। लेकिन अंततः कभी ना कभी हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। इसी बात को मेरे कुछ और साथी हैं जो भी यहाँ बोलेंगे। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा ये कहते हुए कि संविधान कोई कुरान या गीता नहीं है कि उस पर सवाल उठाए जाएं तो किसी की आस्था को चोट लग जाएगी। वैसे उन पे भी सवाल उठाए जाने चाहिए और लोग उठाते रहें। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें बदलाव हुए हैं, हो सकते हैं, और हमें यह निश्चित करना है कि वो बदलाव ऐसे हों जो सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करें, जो हमारे देश में विविधताएं हैं उनका सम्मान करें, बंधुता को बढ़ाने वाला कुछ काम करें। और जैसा श्वेता ने वो वक्तव्य पढ़ते हुए कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसका पालन करने वाले, क्रियान्वयन करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो कोई संविधान किसी देश को नहीं बचा सकता। मैं अपनी बात खत्म करूंगा
उन 4 पंक्तियों के साथ जो हम सब लोग इतने साल से साथ में गाते और दोहराते हुए आए हैं कि जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का अभी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसान की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।